Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So in this class we are going to discuss the grammar and exercise portion of chapter 2. Yes, हम आपके क्लास 8 के चैप्टर 2 के ग्रामर और एक्सरसाइज वाले पोर्शन को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर 2 का थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लासेस को कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स को किया था और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ग्रामर और एक्सरसाइजेस को। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी बुक में कौन कौन से ग्रामर दिए गए हैं और कौन से एक्सरसाइज के पोर्शंस आपके चैप्टर में हैं। तो without further delay, let's start the class, and the first question from your exercise is think and write. तो think and write में क्या है? On the basis of reading the lesson, try to complete the data given. मतलब आपने चैप्टर को पढ़ा है, उस बेस पे आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है और बॉक्स पे कुछ ब्लैंक हैं और कुछ लिखे हुए हैं। जैसे पहले एक ब्लैंक है और उसके सामने लिखा हुआ है नॉट इन डीप स्लीप। तो आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे नींद के फेजेस के बारे में है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे एक स्लीप साइकिल में 5 फेजेस होते हैं। हमारे स्टार्टिंग का जो 2 फेज होता है वो हमारे नॉट इन डीप स्लीप वाला फेज होता है, जब हम सो रहे होते हैं लेकिन उस वक्त हम गहरी नींद में नहीं होते हैं। सो जो पहला स्टेज होता है वो होता है नॉट इन डीप स्लीप, डीप स्लीप। नेक्स्ट है स्टेज 3 and 4। 3 and 4 स्टेज पे क्या होता है? जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं और जो हमारा ब्रीदिंग और हार्ट रेट होता है उस समय स्लो होता है, हमारा पूरा बॉडी मोशनलेस होता है। तो 3 और 4 स्टेज में क्या है? डीप स्लीप, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, बॉडी इज मोशनलेस। नेक्स्ट है योर ब्रेन इज एक्टिव। जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं कि योर ब्रेन इज़ एक्टिव, तो आप सबको पता है कि ये हमारा लास्ट स्टेज होता है, जिस स्टेज में हम सपने देखते हैं। और इस 5वें स्टेज को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और यही वो फेज़ होता है जब हम सपने देखते हैं। So your stage 5 is REM, which is rapid eye movement. Your brain is active and you dream. इस समय आपका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है और आप सपने देखते हैं। Phase 1. Phase 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of the night. तो जो हमारा फेज़ 1 होता है वो उसमें हम सपने नहीं देख रहे होते हैं और ये हमारे नाइट के अर्ली पार्ट में होता है, मतलब पहले वाले पार्ट में होता है जब हम तुरंत सो रहे होते हैं। फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ नाइट। और जो हमारा फेज़ 2 होता है इसमें हम सपने देखते हैं और ये हमारे नाइट के लेटर पार्ट में होता है, विच इज़ बिटवीन 2 और 4। ये 2 AM से 4 AM के बीच का वक्त होता है। सो आई होप कि आपको ये वाला चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वर्ड स्टडी। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फ्रॉम योर चैप्टर। ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक गेम है जिसमें कुछ आपको क्लूज दिए गए हैं। उस क्लू की हेल्प से आपको इस चार्ट को पूरा करना है। There are 6 words connected with sleep. 6 वर्ड हैं जो कि नींद से जुड़े हुए हैं। Find them out from the grid, और उसको आपको इन ग्रिड्स में फाइंड करना है। You may use the clues below. मतलब नीचे कुछ क्लू दिए गए हैं जिसकी हेल्प से इन ग्रिड्स को पूरा करना है। तो फर्स्ट क्लू क्या है? Happened by turns, first one and then the other. मतलब एक के बाद एक जो हैपन होता है। जैसे आपके पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है साइकिल। साइकिल जैसे हम बोलते हैं स्लीप साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब क्या होता है? वो एक टाइम के बाद वापस से रिपीट होता है। सो योर फर्स्ट वर्ड इज साइकिल। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के लिए आपके एक्सरसाइज में एक वर्ड है जो कि आपकी ग्लॉसरी और नोट्स में भी दिया गया है, विच इज़ एल्डरली। ओल्ड पीपल को एल्डरली बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्डरली। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी।
जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो वर्ड जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है विच इज़ वरी, तो आपका थर्ड वर्ड हो जाएगा वरी। नेक्स्ट है वीकेंड। वीकेंड मतलब कमज़ोर, जब आप कमज़ोर थके हुए से महसूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्पेयर्ड। नेक्स्ट है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल जो आपके ग्लॉसरी और नोट्स में भी दिया गया है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डीरेंज्ड। नेक्स्ट है यूज टू, और यूज टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ के लिए हम आदी हो जाना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं एडिक्टेड, विच इज़ एडिक्ट। सो आपको इन वर्ड्स को इस ग्रिड के अंदर सेलेक्ट करना है। द फर्स्ट वर्ड इज साइकिल, और साइकिल आपको मिलता है, ये रहा आपका साइकिल। सेकंड वर्ड इज एल्डरली, और यहाँ पे सेकंड वर्ड इज एल्डरली, और एल्डरली आपको यहाँ मिलेगा। थर्ड वर्ड इज वरी, वरी आपको यहाँ मिल जाएगा वरी। एंड योर फोर्थ वर्ड इज इम्पेयर्ड, और इम्पेयर्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ है इम्पेयर्ड। एंड फोर्थ वर्ड इज इम्पेयर्ड, एंड सॉरी फोर्थ वर्ड इज इम्पेयर्ड, एंड फिफ्थ वर्ड इज डीरेंज्ड, एंड सिक्स्थ इज एडिक्ट, यहाँ है आपको डीरेंज्ड, एंड द लास्ट वर्ड इज एडिक्ट। एडिक्ट। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो ग्रीड वाला जो हमारा एक इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज था वो कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। तो आइए हम सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। द एल्डरली नीड लेस स्लीप। सेकेंड, व्हेन वी स्लीप आवर बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। एंड थर्ड, यू सून बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली। क्या है? इन द अबव सेंटेंसेस वर्ड विथ ly। आप देख रहे हैं कि आपको हर एक सेंटेंस में एक वर्ड मिलता है विच एंड्स विथ ly, हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म इन सेंटेंस। और ये ly वाले जितने भी सेंटेंस हैं इनके अलग अलग फंक्शन हैं जो कि सेंटेंस में दिए गए हैं, अलग अलग फंक्शन हैं। तो आइए हम देखते हैं। द एल्डरली मीन्स द एल्डरली पीपल एंड इट फंक्शन एज अ नाउन इन सेंटेंस। तो यहाँ पे जो हमारा एल्डरली है वो एज अ नाउन है। यहाँ पर एल्डरली को नाउन की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि ये इंडिकेट करता है अ ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल। सो यहाँ पे जो हमारा एल्डरली है वो एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है बॉडीली। बॉडीली के बाद आपको एक वर्ड मिलता है विच इज़ फंक्शन। और फंक्शन क्या है? फंक्शन एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला है बॉडीली। तो जब हम नाउन को क्वालिफाई करने के बारे में बात करते हैं वो वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये जो बॉडीली है वो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। The bodily function is described the functions which is a noun, therefore bodily is an adjective, and that's why in this case it comes before the noun in next sentence. You soon begin to behave strangely. So आपको यहाँ पे easily visible है कि जो हमारा ये behave है वो है एक verb, और strangely verb को behave को qualify करता है। strangely मतलब बिहेव की जो विशेषता बताता है वो है स्ट्रेंजली, बिहेव को क्वालिफाई करता है स्ट्रेंजली। तो स्ट्रेंजली हमारा हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। द वर्ड स्ट्रेंजली क्लियरली क्वालिफाई द वर्ब बिहेव एंड देयरफॉर इट फंक्शंस एज अ एडवर्ब। आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि जब कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और जब कोई वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। Now try to find out what different functions the ly words perform in the sentence given below। मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसमें जो ly वाले वर्ड हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। So the first word is the easterly winds bring rain। सो यहाँ पे जो वर्ड ly को लिए हुए है वो है स्टर्ली। तो आपको बताना है कि जो स्टर्ली वर्ड है इस सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो आइए हम पहले एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा द है वो एक आर्टिकल है। स्टर्ली विंड्स, विंड्स हमारा यहाँ पे नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करता है स्टर्ली।
तो अभी हमने आपको बताया कि नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ जो हमारा स्टर्ली है वो हो जाएगा एडजेक्टिव। स्टर्ली फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग विंड्स अ नाउन, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है स्टर्ली, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ब्रिंग हमारा यहाँ पे वर्ब है और रेन अगेन यहाँ पे नाउन है which is object of the verb bring. Next है he visits us rarely nowadays. The word which have ly is rarely. ये word तो rarely का यूज सेंटेंस में किस तरीके से हुआ है? यहाँ पे हमारा जो he है वो एक प्रोनाउन है which is the subject of the sentence. he हमारा सब्जेक्ट है, विजिट्स एक वर्ब है, एक्शन ऑफ द सेंटेंस। अस जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विजिट्स। और रेयरली क्या है? रेयरली मॉडिफाई द वर्ब विजिट्स। विजिट्स को ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, और विजिट्स हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। सो यहाँ पे जो हमारा रेयरली है वो है एडवर्ब। द थर्ड क्वेश्चन इज द लायन वॉज वेस्टली अम्यूज्ड। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड वेस्टली है फंक्शंस एज एन एडवर्ब मॉडिफाई द एग्जेक्टिव अम्यूज। तो ये जो है वो अम्यूज को, जो कि एक एग्जेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करता है, इसको क्वालिफाई करता है वेस्टी, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडवर्ब। द यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, लाइन जो है वो नाउन है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वॉज है एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग द वर्ब अम्यूज्ड, वेस्टी जो है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाता है, और अम्यूज्ड जो है वो है एडजेक्टिव। सो दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स अस होमली मील। होमली यहाँ पे हमारा ly वाला वर्ड है, और मील्स को क्वालिफाई करता है होमली। मील्स हमारा यहाँ पे है नाउन, और होमली क्वालिफाई करता है मील्स को, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दिस मंथली सैलरी इज वेरी हाई। सो सैलरी इज नाउन एंड मंथली इज अगेन एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे सैलरी को क्वालिफाई करता है मंथली, जो हमारी सैलरी है वो क्या है? मंथली है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द स्टूडेंट हैज़ सॉल्व दिस सम करेक्टली। करेक्टली जो है हमारा ly वाला वर्ड है, करेक्टली क्वालिफाई द वर्ड सॉल्व्ड। सो यहाँ पे जो हमारा सॉल्व्ड है वो एक वर्ब है, और आप सबको पता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन डांस्ड हैप्पीली। हैप्पीली ये हमारा जो वर्ड है वो ly वाला वर्ड है, और डांस्ड हैप्पीली, डांस को क्वालिफाई करता है हैप्पीली। सो डांस्ड यहाँ पे हमारा अगेन वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम कहते हैं एडवर्ब। ही रीड द बुक थॉरली। सो रीड द बुक थॉरली, सो रीड को क्वालिफाई करता है थॉरली। सो यहाँ पे हमारा रीड वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम कहते हैं एडवर्ब। In summary, ly words can functions as either adjectives or adverb depending on what they modify in the sentence. जो ly वाले वर्ड होते हैं या तो वो adverb होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, या फिर वो एग्जेक्टिव होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को। सो आई होप आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आया हो। Move to our next question, which is question number 2. Pick out words from the text to which ly can be added to form new words. So आपके जो चैप्टर में ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिसमें आप ly को ऐड करके नए वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो वे कुछ वर्ड्स हैं विच इज़ स्लोली, स्लो में हमने ly को ऐड किया है तो नया वर्ड बना है विच इज़ स्लोली। डीप में ly को ऐड करने के बाद डीपली, एक्टिव में ly को ऐड करने के बाद एक्टिवली, नॉर्मल में ly को ऐड करने के बाद नॉर्मली, रेगुलर में ly को ऐड करने के बाद रेगुलरली, हेल्थ में ly को ऐड करने के बाद हेल्दी, डिसऑर्डर में ly को ऐड करने के बाद डिसऑर्डरली। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
आपके जो बेसिकली हमारे सेंटेंस होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ सिंपल, सेकंड इज़ कंपाउंड एंड थर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स। तो आइए आज हम तीनों सेंटेंसेस को समझेंगे कि कौन से सेंटेंस सिंपल होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। सेकंड, you lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired. Third, when we sleep the bodily functions slow down. तो फर्स्ट है कि बहुत सारे लोगों को गंभीर नींद की समस्या होती है। तो सेकंड है कि आप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं और आपकी जो जजमेंट है वे गलत होने लगते हैं। और सी है कि व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, जब हम सोते हैं तो शारीरिक क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। सो क्या है, here is the sentence, there is only one subject, a lot of people. आप देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है which is a lot of people and a finite verb have, और यहाँ पे एक finite verb है which is have. Therefore it is a simple sentence. So ये हमारा एक simple sentence है. On the other hand, the sentence B and E have more than one subject and finite verbs, so they are either compound or complex sentence. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके हमारे B और C में you यहाँ पे क्या है, you lose the ability. So यहाँ पे ये आपका subject है, lose is a verb, ability to concentrate, and यहाँ पर ये दोनों जो sentence है वो and से जुड़े हुए हैं। your यहाँ पर again आपको subject मिलता है, judgment gets। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब देखने मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि व्हेन वी स्लीप, वी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, स्लीप यहाँ पे हमारा वर्ब है, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, और यहाँ पे स्लो डाउन इज अगेन वर्ब। सो इस सेंटेंस में भी आपको एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब देखने मिल रहे हैं। जहाँ पे भी हमको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलता है वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब देखने मिलते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होता है। सो आइए हम आगे देखते हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले आपको दो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट विच परफॉर्म एक्शन, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच रिसीव एक्शन, जो हमारे एक्शन को रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पेन को फेंका, अगर मैंने पेन को फेंका तो उसे किसी ने रिसीव किया होगा, किसी ने उसे कैच किया होगा। या फिर मैंने बॉल को फेंका तो एक फेंकने वाला हो गया विच इज़ सब्जेक्ट, और एक जिसने बॉल को रोका वो कौन हो गया? वो हो गया ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैव जस्ट वन मेन आइडिया, इज इंक्लूड्स वन सब्जेक्ट एंड वन एक्शन वर्ब। मतलब सिंपल सेंटेंस में सिंपली आपको एक सब्जेक्ट दिखता है और दूसरा दिखता है आपको वर्ब। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सीधा होता है, ईजिली इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होती है। सी प्लेज सॉकर, यहाँ पे एक है सब्जेक्ट विच इज शी एंड वन एक्शन विच इज प्लेज। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और दूसरा मिलता है आपको एक्शन वर्ड विच इज वर्ब। नेक्स्ट है अ कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस combines two simple sentences. First, independent clauses that can stand alone but they are connected using joint words like and, but, or so. Think of it as two sentences joined together to show a relation. Example, she plays soccer and he plays basketball. Two ideas joined by and she plays soccer plus he plays basketball.
जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलता है विच इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अ इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो सबसे पहले क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो होता है वो हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो क्लॉज में क्या होता है? एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है, दोनों मिलकर क्लॉज को क्रिएट करते हैं, क्लॉज को बनाते हैं। मतलब जहाँ पे भी वर्ब और सब्जेक्ट आपको साथ में मिलता है तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। A independent clause is a group of words that has a subject and a verb and express a complete thought। मतलब एक सब्जेक्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में और एक वर्ब होता है और दोनों मिलकर एक कंप्लीट थॉट मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस को बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई लाइक पिज़्ज़ा। ये अकेले एक सेंटेंस होता है जिसके लिए किसी की भी हेल्प की इसको ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट हैज़ अ सब्जेक्ट आई एंड अ वर्ब लाइक एंड इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। यहाँ पे एक आपको सब्जेक्ट मिलता है और एक मिलता है आपको वर्ब, और जो खुद से एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही डिपेंडेंट क्लॉज को भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। लेकिन इसका कंप्लीट कोई मीनिंग नहीं होता है, ये कंप्लीटली किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसको ज़रूरत होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कम्प्लीट्स इट्स मीनिंग। इसको पूरा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज हंग्री दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। बिकॉज आई एम हंग्री इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपको ईजिली विजिबल है। इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट आई एंड अ वर्ब वॉज। इसके पास भी एक सब्जेक्ट आई है और एक वर्ब वॉज है, बट इट डज नॉट मेक सेंस बाय इट सेल्फ। लेकिन इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज लाइक आई एट डिनर टू मेक इट कंप्लीट। जब हम आई एट डिनर को इस सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं तो ये जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई एट डिनर बिकॉज आई वॉज हंग्री, या बिकॉज आई वॉज हंग्री आई एट डिनर। चूँकि मुझे भूख लगी थी मैंने खाना खा लिया। मुझे भूख लगी थी, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था जब तक हमने इसमें ऐड नहीं किया कि मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए हम वापस से आते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस में। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो दो सिंपल सेंटेंसेस से जुड़े होते हैं। जो दो सिंपल सेंटेंस होते हैं वे एक दूसरे में क्या होते हैं? कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट दे आर कनेक्टेड यूजिंग ज्वाइनिंग वर्ड्स लाइक एंड, बट, सो। लेकिन ये जो दोनों सेंटेंस होते हैं या ये ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड, बट और सो से जुड़े होते हैं। मतलब दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं एंड, बट और सो। मतलब कहीं पे भी अगर आपको एंड दिखता है, बट दिखता है और सो दिखता है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। टू सेंटेंस ज्वाइन टुगेदर टू शो अ रिलेशन। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, शी प्लेज सॉकर एंड ही प्लेज बास्केटबॉल। यहाँ पे इन दोनों ये दो सिंपल सेंटेंस है और दोनों को जोड़ने वाला जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है विच इज़ एंड। आई होप कि आपको कंपाउंड सेंटेंस भी आप समझ में आ गया होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन कंप्लीट आइडिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब एक जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एंड वन इनकम्प्लीट आइडिया विच इज़ डिपेंडेंट क्लॉज दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। दिस इनकम्प्लीट पार्ट कैन नॉट स्टैंड अलोन। और जो ये इनकम्प्लीट पार्ट होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो उसको ज़रूरत होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की। एग्जाम्पल, सी प्लेज शॉकर बिकॉज सी लव्स इट। सी प्लेज शॉकर, ये जो हमारा है वो है मेन आइडिया विच इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज,
लेकिन अगर हम दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं, बिकॉज सी लव्स इट, इसका कोई भी मीनिंग तब तक नहीं निकलता है जब तक कि हम पहले वाले सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं. सो एंड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ बिकॉज शी लव्स इट. तो ये जो हमारा होता है वो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज का कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब तक उसके साथ कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा ना हो. और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन while, who, which, that, since, after, if, unless, however, as. If you seen these words in a sentence, it means it is a complex sentence. यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के अंदर दिखाई पड़ते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, शो, बट और एंड. अगर ये तीन वर्ड आपको मिलते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो आपको कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा. सो द सिंपल सेंटेंस, वन क्लियर आइडिया. जब आपको एक सिंपली बहुत ईजी सा सेंटेंस मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, टू आइडियाज जॉइन टुगेदर. जब दो तरीके के सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेस साथ में जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस विच जॉइन विथ एंड, शो और बट, जो कि सो, एंड और बट से जुड़े होते हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन आइडिया विथ एक्स्ट्रा डिटेल्स एडेड. फर्स्ट एक जो होता है वो आपका हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो दूसरा होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज. और दोनों जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और वो जुड़े होते हैं इन वर्ड्स के साथ, विच इज सिंस, विच इज वाइल, हु, विच, दैट, सिंस, आफ्टर, इफ, अनलेस, हाउएवर, एज, एटसेट्रा. सो आई होप कि आपको ये जो तीनों सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ गए हों. अब आइए हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल को. फर्स्ट है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और एक मिलता है वर्ब. जहाँ पे भी हमको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलता है, विच सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट है यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड. यहाँ मिलता है आपको एंड. अभी आपको हमने बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एंड, शो और बट दिखता है तो वो सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस. तो सेकंड सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. थर्ड है कि व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन. यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट वी मिलता है, सेकंड वर्ब है स्लीप. यहाँ पे आपको स्लो डाउन एक और वर्ब मिलता है. सो यहाँ पर एक से अधिक वर्ब है. When we sleep is a dependent clause and the bodily function slow down is an independent clause. और ये जो दोनों सेंटेंस से वे जुड़े हुए हैं when से. और अभी हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में when, while, as और एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे वर्ड अभी हमने नीचे आपको मेंशन किया है. उन सारे वर्ड्स को अगर वे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो दैट सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स है. सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है. सो आइए हम देखते हैं. द रोज रिंग्ड पैराकिट मतलब एक पिंक रिंग वाले पैराकिट के बारे में है, जो कि एक पैरोट की तरह दिखने वाला एक बर्ड होता है. तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं जिसको आपको देखना है और बताना है कि कौन से सेंटेंस इसमें सिंपल हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हैं. One of the most beautiful bird in the rose ring parakeet. Parakeets are brilliant green. When perched on a tree, they are hardly visible and their color mingle with the green of the leaves. इस पैसेज में लिखा गया है कि सबसे खूबसूरत पक्षियों में एक गुलाबी छल्ले वाला जो तोता होता है, जो कि देखने में हरे रंग का होता है. और जब वो पेड़ों पर बैठता है तो जब वो पेड़ों पर बैठता है तो उसे देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका रंग पत्तियों के हरे रंग के साथ मिल जाता है. द मेल बर्ड हैज़ अ रोज पिंक एंड ब्लैक कॉलर राउंड हिज नेक. Both the male and female birds have large, brilliant red hills. These birds eat fruits and grain and they cause much destruction. A large part of the fruit goes waste as the birds leave it half eaten. जो नर पक्षी होता है, जो मेल बर्ड होता है, उसके गर्दन पर गुलाबी
और काले रंग का कॉलर होता है। और ये जो पक्षी होते हैं ये अनाज खाते हैं और बहुत सारा नुकसान भी करते हैं। फल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बर्बाद कर देते हैं क्योंकि ये आधे फल को खाकर उसे छोड़ देते हैं। The mother bird lays 4 to 6 almost white eggs usually February and April. She places them a hole in a tree or wall. Both parents looks after eggs. तो जो मदर बर्ड होती है, जो माँ पक्षी होती है, आमतौर पर फरवरी और मार्च में 4 से 6 लगभग सफ़ेद अंडे देती है। वह उन्हें एक पेड़ की या दीवार की छेद में रख देती है। दोनों माता पिता अंडों की देखभाल करते हैं। जो मेल और फीमेल पैराकिट होते हैं वो दोनों मिलके जो उनके एग्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिले और आपको इन सेंटेंस में से फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सिंपल है। आइए, द फर्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड इज द रोज रिंग पैराकिट। ये हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पैराकिट्स आर ब्रिलियंट ग्रीन। ये सेंटेंस भी वापस से एक सिंपल सा सेंटेंस है। आपको यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ या फिर इनकम्प्लीट नहीं है, तो ये हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है कि व्हेन पास्ड on a tree they are hardly visible as their color mingled with the green of the leaf। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखता है which is as, और आपको हमने बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको as दिखाई देता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है दीज बर्ड्स ईट फ्रूट एंड ग्रेन एंड दे कॉज मच डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको दिखता है एंड, और ये जो दो सिंपल सेंटेंस है वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है सी प्लेस देम इन अ होल इन अ ट्री और अ वॉल। अगेन यहाँ पे आपको मिलता है वो और आपको हमने बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में एंड बट और मिलता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो दिस सेंटेंस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मदर बर्ड लेज 4 to 6 ऑलमोस्ट वाइट राउंड एग्स यूजुअली बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। और यहाँ पे आपको दिखता है अगेन यूजुअली, और आप जो हमने आपको क्लू बॉक्स प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और बताए थे कि अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस में दिखते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ये जो दोनों सेंटेंस है वो यूजुअली से जुड़ा हुआ है, तो ये जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विच इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द एग, और ये सेंटेंस जो हो जाएगा हमारा वो है सिंपल सेंटेंस। आई होप कि आपको तीनों टाइप के जो सेंटेंसेज हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रांसलेट द फर्स्ट 2 पैराग्राफ इनटू हिंदी और योर मदर टंग। आपके जो फर्स्ट के 2 पैराग्राफ हैं उसको आपको अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। फॉर दिस आंसर गो एंड चेक आउट आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब जब हमने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को किया था तो हमने एक एक सेंटेंस का अच्छे से हिंदी को समझा था और डिस्कस किया था। अगर आप एक बार जाकर हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं तो इन दोनों पैराग्राफ्स को आपके लिए ट्रांसलेट करना इजी हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा और जाना होगा हमारे दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में। आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में चैप्टर स्लीप के चैप्टर एक्सप्लेनेशन में एक एक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। आप उस चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखें और उस दोनों पैसेज को, फर्स्ट के 2 पैसेज को आप अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करें। इससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी डेवलप होगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए और उन वीडियोस को देखिए। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेज और ग्रामर पोर्शंस को समझ लिए, एक एक क्वेश्चन को हमने किया। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपने हमारे पुराने क्लासेस को नहीं देखा है, पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, तो वे सारे वीडियोस आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।